बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपको गिलगित बल्तिस्तान के आम जो इंतखाबात होने जा रहे हैं कानून साज असम्बली के, ताज़ा तरीन वहाँ पर सूरत हाल क्या है। 12 बजे आज इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बड़ी जमातों की तमाम जो सीनियर तरीन लीडरशिप है, जो पार्टियों के रहनुमा हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं और बड़े बड़े उन्होंने जलसे किए हैं। और अवाम को क्या दावे और वादे बेचे गए हैं और 7 जून को अवाम किसको चुनेंगी, हालात क्या नज़र आते हैं, अपने नुमाइंदे से वहाँ पे बात करेंगे। दूसरा जो इशू है जिस पे हमने कोशिश की कि आज हम ज़रूर बात कर सकें, वो है जनाब जो अवामी एक्शन कमेटी है कश्मीर की, उन्होंने एक बार फिर एहतजाज की कॉल दी है और हुकूमत ये कह रही है आज़ाद कश्मीर की कि ये सरासर एक जो इंतखाबी अमल है उसको सबोताज करने की कोशिश है, क्योंकि 27 जुलाई को इंतखाबात हो रहे हैं। अहम तरीन वहाँ पे सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ये एहतजाज की सियासत बार बार जो की जा रही है ये गुमराह कुन है। ये हुकूमत का बयान सामने आया है। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान का ग्लोबल इमेज एक अपने तारीखी नुक्ता अरूज पर है। आज भी हमने देखा कि जो अमरीकी वेबसाइट है बड़ी मारूफ वॉक्स, उसने लिखा है कि पाकिस्तान एक अहम तरीन मुल्क के तौर पर उभरा है और अमेरिका यानी कि वाशिंगटन और तेहरान दोनों को पाकिस्तान पर जो एतमाद है वो भी शायद एक मिसाली एक किरदार है जो पाकिस्तान ने तारीख़ में अदा किया है। इसी तरह से जो पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान के इस इमेज को, पाकिस्तान की इस क्रेडिबिलिटी को ख़राब करने के लिए अपनी प्रॉक्सी की जो जंग है वो जारी रखे हुए है। बलूचिस्तान की सरजमीन से भी अपने स्पॉन्सर्ड ग्रोहों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में बदमनी की कोशिशें हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी जहाँ पे भी उनको मौका मिलता है अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। तो 2 जगहों पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर में भी और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। आखिर ये जो इन्फिल्ट्रेशन है पाकिस्तान के अंदर, ये दुश्मन की फ्रस्ट्रेशन की अलामत है और पाकिस्तान जिस तरीके से जवाब दे रहा है ये कितना मौसर, इस पर भी बात करेंगे। और ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहिदा हतमी मुराहिल में नज़र आता है। अरब मीडिया भी और इंटरनेशनल मीडिया भी इसका दावा कर रहा है, हमारे ज़राए भी यही दावा कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान का सालसी का किरदार है, पाकिस्तान एक हतमी मुआहिदे की तरफ अगर लेके जाता है दोनों अफ्रीकन को, तो कितनी बड़ी कामयाबी होगी। प्रोग्राम में कुछ उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। और आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजट पर एहतजाज करना या नहीं करना, ये कॉल किसने देनी है, कहाँ एहतजाज करना है, कहाँ जाना है, किसने जाना है, कौन तर्जुमान है, कौन तर्जुमान नहीं है, सियासी पार्टी कैसे फ़ैसले करती है और उन फैसलों में यकसुई क्यों नहीं है। ये तमाम इशूज़ हैं जी आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जाएंगे अबरार हुसैन सूरी साहब हमारे नुमाइंदे हैं, गिलगित से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अबरार, आज ख़त्म हो जाना है इंतखाबी मुहिम के वक्त ने, कैसे देखते हैं आप, कितनी एक्टिविटी की, बड़ी सियासी जमातों को कैसा रिस्पांस मिला अगर जलसे जुलूस और वहाँ पे जो इंतखाबी मुहिम चलाई गई, किसने कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा, किसने जो है वो एक दूसरे पे ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी की? जी देखें, अगर गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 2026 की बात की जाए तो इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर सियासी जो गेमा गेमी है वो उरूज पर पहुंच चुकी है। तमाम सियासी जमातों के जो मरकजी कायदीन है, चाहे वो नवाज शरीफ हों, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भट्टी जरदारी हों, आसफा भट्टो हों, इसके अलावा IPP के जो सरबराह हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। दिगर सियासी जमातें यहाँ पर जो दाव है वो लगा रही है कि किसी तरह भी इस इलेक्शन को जीता जा सके। अब यहाँ पर सबसे अहम मामला 24 हल्के हैं गिलगित बल्तिस्तान के, और इस वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के सामने मौजूद हूँ और इस असेंबली में अगले 5 साल के लिए कौन आएगा इसका फैसला अवाम ने 7 जून को करना है। आज रात 12 बजे तक का वक्त है तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कि वो इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं। और आज पीपल्स पार्टी का गिलगित शहर के अंदर आखिरी इख्तितामी जलसा हुआ है और बड़ा पावर शो किया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से। नून लीग ने बल्तिस्तान सिकरतू में बड़े जो है सियासी पावर्स अपने दिखाए, बड़े जोड़ तोड़ की गई और वफाकी वज़रा यहाँ पर मौजूद रहे, पीपल्स पार्टी की क़यादत यहाँ पर मौजूद रही। और ये गिलगित जो हल्के हैं यहाँ पर ख़ास तौर पर 3 डिवीज़न है, एक गिलगित डिवीजन, दूसरा अस्तोद दियामर और तीसरा बल्तिस्तान। इनमें से गिलगित डिवीजन के अंदर 9 हल्के हैं, इसके अलावा बल्तिस्तान डिवीजन में 9 हल्के हैं, अस्तोद दियामर में 6 हल्के हैं।
24 हलकों में जो है बराह रास्त इंतखाब होने जा रहा है, जबकि 33 का ऐवान है और 6 खवातीन की मखसूस नशिस्तों में मुंतखब होंगी और 3 टेक्नोक्रेट लिए जाएंगे। तो सियासी गेमा गेमी उरूज पर है, सियासी जमातें एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने की कोशिश भी कर रही हैं और बड़ी गेमा गेमी यहाँ पर नजर आ रही है। गिलगित शहर के अंदर आज भी हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, बहुत शुक्रिया आपने हमें पाकिस्तान अपडेट पार्टी हो। किया जी। और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी, जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब दिफाई तजियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब सीनियर दिफाई तजियाकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कुछ पहले हम बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी की जंग है, फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो कार्रवाइयाँ कर, उस हवाले से जैसे गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। पहले अगर हम पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है, ज़ाहिर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी हैं, एक ऑन गोइंग सूरत हाल एक बनी हुई है, आपको लगता है कि ये जो फितनतुल ख्वारिज है इसकी फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन इसलिए भी ज़्यादा होती चली जा रही है कि पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान का जो रोल है ग्लोबल उस पे स्टेज पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच तंजीला फॉर हैविंग मी, और खालिद चिश्ती साहब को मेरी तरफ से बहुत सलाम और हैप्पी बर्थडे, उनको सालगिरह मुबारक। आपने मुझे भी याद करवा दिया चिश्ती साहब, आपको सालगिरह मुबारक। मैं ऑफ द रिकॉर्ड तो कह चुकी थी लेकिन ऑन द रिकॉर्ड भी कहते हैं, और आपको सॉरी सालगिरह वाले दिन भी हम तंग कर रहे हैं, बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चिश्ती साहब ने जिस तरीके से जी वॉर में और बिफोर दैट ऑल्सो अपनी सर्विस में भी जितनी पाकिस्तान की खिदमत की है, तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज फॉर पाकिस्तान। एनीवेज, कमिंग ओवर टू योर क्वेश्चन तंजीला, आई थिंक देखिए आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। ये जो एप्लीकेशन हो रही है टेररिज्म की, दिस इज अ स्ट्रेटेजिक फिनोमेना एज फार एज बलोचिस्तान इज कंसर्न। बलोचिस्तान की एप्लीकेशन स्ट्रेटेजिक नेचर की है और एक ऐसी स्टेट जिसने अब उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करा है। इट इज़ वेरी वेल एंट्रेंच्ड इन देयर जो स्ट्रेटेजिक थॉट है या जो उनकी ऑपरेशनल एप्लीकेशन अगेंस्ट पाकिस्तान, उसका एक की फैक्टर है। तो ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान का जब डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल रोल बढ़ता है तो उनकी जो मिलिट्री के ऊपर स्ट्रेस, उनकी मिलिट्री तो ऑलरेडी एक डिफीटेड मिलिट्री थी, दैट्स वाई उन्होंने काबुल की स्ट्रिप पे लैंड किया और अब इस नए अंदाज से पाकिस्तान के ऊपर एक पहले भी करते रहे। हमने ये कराची में भी इनका फिनोमिना देखा, एप्लीकेशन देखी 90s अर्ली 90s में, 80s के एंड में, वहां पे भी हमने इनको देखा। बलोचिस्तान में कुलभूषण आपके सामने है, खैबर पख्तूनख्वा में इनके फुटप्रिंट पाए गए हैं, ये पंजाब के अंदर भी इनके फुटप्रिंट पाए गए, लाहौर तक ये पहुंचे हुए। अच्छा, एनीवेज, तो ये उनका एक इंस्ट्रूमेंट है। जब पाकिस्तान का ये रोल होता है तो ऑफ कोर्स वो फ्रस्ट्रेट होंगे, इसको एनहांस करेंगे। अब 86-87 बिलियन डॉलर का तो डिफेंस बजट है, लेकिन ऑन ग्राउंड देयर गोइंग टू स्पेंड अराउंड 103-104 बिलियन डॉलर्स। तो ये ऊपर का पैसा किधर जाएगा? बीइंग अ प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट, उन्होंने अपना जो क्लाइंट है उनका टीटीपी की सूरत में, टीटीए की सूरत में, और बाकी भी जो नॉन स्टेट एक्टर्स मौजूद है अफगानिस्तान में, उनके साथ आप इनके लिंक्स एस्टेब्लिश हैं, सो दे विल यूटिलाइज देम। फिर इनको इन्होंने इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल हमने इनकी एप्लीकेशन देखी है। निजर सिंह का मर्डर देख लें, गुरवंत सिंह के मर्डर का प्लान देख लें, अमेरिका के अंदर अमेरिकन अदालतों में इम्प्लीकेट हुए, हर जगह वल्नरेबल हो रहे हैं। कतर में इनके रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स पाए जा रहे हैं। तो दिस इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर पॉलिसी। जब आपकी पॉलिसी फेल हो रही होती है तो आप पे स्ट्रेस आता है, आप फ्रस्ट्रेट, और ये उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। पाकिस्तान का ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम जारी है और इसमें अभी इजाफा होने जा रहा है जी, आप फ्यूचर में देखिएगा। चिश्ती साहब, आप कैसे देखते हैं कि ज़ाहिर है हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी देखा कि जो भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द थे, उनको हलाक किया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। इसी तरीके से पंजगोर में भी जो है वो ऑपरेशंस में 6 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। अब और ज़ाहिर है जो डाटा हमारे साथ शेयर किया जाता है, 22 प्यार कंटिन्यूसली हमें इस पे ब्रीफ करता रहता है, जो नंबर है वो बहुत बड़ा है। और ये जो नंबर इतना बड़ा है, आप समझते हैं कि ये एक इफ़ेक्टिव पॉलिसी है जिस तरह से हम एक कंसिस्टेंट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी रखे हुए हैं, इसके अलावा भी कुछ करने की ज़रूरत है हमें? बहुत शुक्रिया तंजीला, आपने इनवाइट किया, और जनजायद साहब बहुत शुक्रिया आपकी गुड विशेस एंड काइंड प्रेयर्स। देखिए, ये जंग जिसका सबसे बड़ा डिफरेंस कन्वेंशनल जंग में और ये एसिमेट्रिक ये जो टेररिज्म की जंग होती है, इसमें सबसे बड़ा फर्क ही यही होता है कि इसमें बॉर्डर्स एंड कंटूर्स डिफाइंड नहीं होते, टाइमलाइन गिवन नहीं होती, मैग्नीट्यूड पता नहीं होता, लोकेशन ऑफ द टारगेट का अंदाजा नहीं किया जा सकता, और फिर इनिशिएटिव का टेररिस्ट के पास होता है कि वो कब, कहाँ और किस तरीके से अटैक करते हैं।
दिन को करेंगे, रात को करेंगे, कौन सा सॉफ्ट टारगेट लेंगे, इनोसेंट सिविलियन को करेंगे या मिलिट्री इंस्टॉलेशन को करेंगे, तो तमाम के तमाम एक किस्म के एडवांटेजेस होते हैं एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल वॉर। इसका जो रिस्पांस होता है वो भी एक विंडो में नहीं हो सकता, एक मेयर्ड नहीं हो सकता, एक फ्रेमवर्क के तहत नहीं हो सकता, किसी बाय रूल्स के तहत नहीं हो सकता। वो हो ही एसिमेट्रिक ही रिस्पांस होता है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही थी कि वो एसिमेट्रिक इस सेंस में होता है कि ये कंटिन्यूड विजिलेंस मांगता है, एक अपडेट मांगता है आपसे कंटिन्यूस दुश्मन के बारे में, लोकेशंस, हाइड आउट, ट्रेनिंग सेंटर्स और तमाम कंपाउंड वेपन्स एमिनेशन के, उनके बारे में अपडेट मांगता है। फिर टाइमली रिस्पांस मांगता है, क्योंकि मूव करते हैं, कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती जो रिलेटिवली प्रेडिक्टेबल होती है। जब ये मूव होते हैं, ये हाइडिंग में होते हैं, कंसील्ड करते हैं, टैक्टिक्स बदल लेते हैं, रीग्रुप कर लेते हैं, तो इन तमाम को ध्यान में रखते हुए जब हम देखते हैं तो हमें समझ आती है कि ये इस वक्त ऐसी जंग में हम शामिल हैं जिसके कंटूर्स नहीं है, जैसे मैंने अर्ज किया। तो आपको एक कंटिन्यूस विजिलेंस भी चाहिए होता है, फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली आपने इफेक्टिव एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट भी दुश्मन पर इम्पोज करनी होती है कि वो ऐसी हरकतों से बाज रहे। जी, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से जोड़ते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चिश्ती साहब, हमने जो प्रेसिडेंट सेट किया है या आप कह लीजिए जो स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया मार्का हक में फौजी महाज पे और उसके बाद जो सफारती और आलमी महाज पे, आपको लगता है कि उसकी वजह से दुश्मन तो वही पुरानी प्ले बुक अभी तक हमें इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है, तो आपको लगता है कि उनके लिए चैलेंज बड़ा हो गया है क्योंकि पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट की थी, हमारा एक इमेज उन्होंने बनाया था जो हमने घंटों की जंग में वो इमेज हमने ना सिर्फ उनसे वापस लिया बल्कि अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में वापस ले ली। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। चैलेंजिंग तो डेफिनेटली इसलिए हुआ है कि आप मई 2025 में चले जाएं, तकरीबन 13 महीने पीछे चले जाएं, हिंदुस्तान ने क्या समझा था, हमें क्यों हमला किया था। उसे यही समझ के किया था कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट इररेलेवेंट या लेस रेलेवेंट है, इसको लीस्ट रेलेवेंट और खत्म कर दिया जाए, दुनिया में कोई सिग्निफिकेंस नहीं रही, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हम चैलेंजेस में मसरूफ थे। तो दुश्मन ने हमें अंडररेट किया, उन्होंने ये समझा कि हम उनकी इसी तरह के किसी ऑफेंस को, खासतौर पे जो एयर से उन्होंने स्ट्राइक की थी, उसको एक न्यू नॉर्मल समझ के बर्दाश्त कर लेंगे। हम अगले दिन ओआईसी का इजलास बुलाएंगे, हम फिर सलामती काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास कराएंगे और इनको कंडेम करेंगे। मुझे लगता था इनके ज़हनों में ये जवाब था और वो एक न्यू नॉर्मल बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि हमें प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करेंगे एज एंड व्हेन जज एंड ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ही होंगे। जिस दिन वो फैसला करेंगे कि किसको दहशतगर्द समझते हैं पाकिस्तान में और कहां पे वो छुपा हुआ है, उनके बकौल वो टारगेट कर देंगे। तो आई थिंक पाकिस्तान की कौम ने, 24 करोड़ लोगों ने, मुसल्लह अफवाज ने और पाक फिजाइया ने जो जवाब दिया था वो न्यू नॉर्मल बनना रोका था हमें। और उसके बाद आपने देखा है कि सिंदूर 2 कहने के बावजूद आज 13 महीने हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हिम्मत नहीं हुई। क्यों हिम्मत नहीं हुई? कि जब आप मिलिट्री ऑफेंस इस तरह का लॉन्च करते हैं तो फिर आप मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी आपने लेके देने होते हैं अपनी कौम को। 87 बिलियन डॉलर जो बजट आप स्पेंड करते हैं, फिर कौम आपसे हिसाब मांगती है, हमारा तो 10 भी नहीं है। तो आई थिंक ये एक स्ट्रैटेजी जो है, जैसे मैंने अर्ज किया कि दुश्मन को एक चैलेंजिंग इसलिए हो गया है कि हम साल पहले भी रेलेवेंट हो गए, उस वक्त हुए थे हम रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इस खित्ते में हम एक फोर्स बनकर उभरे। साल गुजरा, ईरान की इजराइल की जंग हुई अमेरिका के साथ, उस वक्त हमारी जो नेगोशिएशन की स्ट्रेंथ होगी, हमें जो प्लेटफॉर्म दिया, हमने एनेबल किया कैपेसिटी साइडों को, हम मोस्ट रेलेवेंट एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पे हो गया। तो दुश्मन के लिए तो बहुत चैलेंजिंग है कि पाकिस्तान इतना रेलेवेंट हो गया, रिस्पेक्टेबल हो गया, इंगेज कर रहा है दुनिया में, इस वक्त बात क्रेडिबल हो गई हमारी। तो उनके लिए चैलेंजिंग यही हो गया कि इसको दोबारा से उस लेवल तक कहां ले जाना कितना मुश्किल है। और मेरा मानना है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वो जो मर्जी कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो रेलेवेंस गेन किया और अर्न किया, जैसे मैंने किया। जैसे जो जाहिर है जिस रेलेवेंस की हम बात करें, थोड़ी सी उसका कॉन्टेक्स्ट भी हमें डिस्कस करना चाहिए। ईरान और अमेरिका दोनों पाकिस्तान पे एतमाद करते हैं और हमने देखा कि इस पिछले पूरे 1.5 साल में अगर आप अमेरिकी जो बहुत क्रेडिबल जरीदे हैं उनको देखें तो मुसलसल पाकिस्तान को जिस पॉजिटिव अंदाज में वहाँ पे डिस्कस किया जाता है, जो पाकिस्तान का परसेप्शन बदला है। आज भी जो है वो अमेरिका की मारूफ वेबसाइट है, उसने कहा जी कि ये एक ऐसी पेशरफ्त है दोनों ममालिक के ताल्लुकात में और जिस तरह का एतमाद पाकिस्तान की क़यादत पर है, इससे पहले तारीख़ में शायद उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इस पे आप क्या समझते हैं कि हम वाकई इस डील को एक हतमी मुआहदे तक लेके जाने में कामयाब हो जाएंगे, जो पूरा प्रोसेस है मुज़ाकरात का? जी तंजीला, आई थिंक पाकिस्तान हैज क्रिएटेड दिस प्रोसेस जी, उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है और आगे भी लेकर चल रहा है। देखिए ये इट्स अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा है
तो इसका जो मीडिएशन आप मीडिएट कर रहे हैं एज अ मीडिएटरी जो आपका रोल है, ये भी स्ट्रेटेजिक नेचर का है, यू आर अ स्ट्रेटेजिक कंडुइट। इसकी गारंटी देना कि हम इसको कामयाब हो जाएंगे। देखिए पाकिस्तान जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करके दे रहा है, दोनों को सजेस्ट भी कर रहा है, दोनों को एग्जैक्टली जो पिक्चर्स पाकिस्तान ने पेंट की थी इस कॉन्फ्लिक्ट की फॉर बोथ वैसे ही अनफोल्ड हुई हैं। जो लंच पे प्रेसिडेंट ट्रंप को फील्ड मार्शल आसिम ने ब्रीफ किया या बातचीत की उनसे, तो ही पेंटेड सिनारियो कि जी आप अगर आप इसके ट्रैप में आके नेतन्याहू के अटैक करेंगे ईरान के ऊपर, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू पे फॉर दैट, यू हैव टू लूज, और ये आप गेन करेंगे। क्योंकि अपना अच्छा वैसे ही जब अनफोल्ड हुआ तो उनका ट्रस्ट बढ़ा फिर फील्ड मार्शल के ऊपर, और बार बार उनका जिक्र करते हैं कि जी वो इज अ सिंसियर लॉयल। वो इनडायरेक्टली यही बता रहे हैं कि उसकी उन्होंने जो चीजें हमें बताई हैं वैसी अनफोल्ड हो। यही चीज ईरान के अंदर है। तो इतना कॉन्फिडेंस गेन कर लेना एट डिफरेंट टीयर्स, इट इज अ ह्यूज 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 थिंग। तो पाकिस्तान कोशिश पूरी कर रहा है, बाकी उन्होंने अपना खुद डिसीजन लेना है। अगर अमेरिका ने ये फैसला कर लिया है कि उसने ये जो स्ट्रेटेजिक बर्डन है उसके ऊपर इसराइल का, इससे जान छुड़वानी है, और अभी हमें थोड़ा सा मिडल ईस्ट के अंदर क्योंकि ये आगे आगे और अमेरिका के लॉसेस भी होंगे, तो फिर तो वी आर गोइंग टू अचीव इट। और ईरान का भी इतने लॉसेस हो जाने, हु कैन से कि ईरान मिस कैलकुलेशंस नहीं कर, जैसे अमेरिका का हम कहते हैं उन्होंने मिस कैलकुलेशंस किए, तो ईरान भी कर सकता है। तो पाकिस्तान पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है, और दैट्स वाई ये मेंटेन भी जो रिस्ट्रेंट आया है मिडल ईस्ट के अंदर से या गल्फ कंट्रीज की तरफ से इस वॉर के अंदर, वो भी पाकिस्तान की वजह से। ईरान को उसका भी पता है। तो आई थिंक पाकिस्तान विल बी एबल टू एस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर द डायलॉग, और डील की तरफ एक चला जाएगा। अब डील स्ट्राइक करते हैं या नहीं करते, क्योंकि जेसीपीओस के उधर भी एक एनवायरनमेंट चेंज हो, वॉर की एप्लीकेशन के बाद वहां पे भी प्रॉबली अमेरिकन लॉस्ट दी थोड़ा सा जो एडवांटेज अगर उनको हो सकता था, उनको शायद वॉर के बगैर अच्छी डील मिल सकती थी, लेकिन अब ये डील मिल जाएगी, शायद मे नॉट बी एक्सेप्टेबल, लेकिन वो कोई भी नोशन ऑफ विक्ट्री क्रॉफ्ट करके इससे निकल सकते हैं। अच्छा, वो तो सदर ट्रम्प, हाँ वो तो सदर ट्रम्प कह रहे हैं कि जो भी मुआहदा हो उसमें फाते हम हैं। इसी तरीके से ईरान भी कह रहा है। चिश्ती साहब, आखिर में आपसे भी यही जानना चाहूँगी कि जो इस वक्त लेबनान की सूरत हाल है, और ज़ाहिर है बड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि जो ये टाइम लग रहा है इस मुआहदे की तरफ जाने में, इसराइल उससे पूरा अपना जो स्ट्रेटेजिक एक फ़ायदा है और जो उसका एक मिलिटरीली जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं लेबनान के अंदर वो अचीव करने की बड़ी कोशिश कर रहा है। तो आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो डिले है ये इसराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है? और आपको कैसे नज़र आता है कि जो नोशन ऑफ विक्ट्री है, ज़ाहिर है दोनों के स्टेक्स बहुत हाई हैं, ईरान के भी और अमेरिका के भी, तो वो अपनी इंटरनल जो उनके अपने लोग हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये नोशन लेना चाहेंगे? देखिए तंजीला, इजराइल ने आज का नहीं किया। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प तो वाहिद सदर हैं जिन्होंने 47 साल में हमला कर दिया 2 दफा एक साल के अंदर। लेकिन इससे पहले भी तमाम सुदूर जितने भी अमेरिका के गुजरे हैं उनको इजराइल प्रेशर में डालता रहा है। रोनाल्ड रेगन का देख लें, जब सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रोनाल्ड को कहा गया था, प्रेशर डाला इजराइल की तरफ से, तो ईरान ने कम बैक किया, यानी रिटेलिएटरी बजाय प्रेशर में आने के हिजबुल्लाह बन गई प्रेसिडेंट रोनाल्ड के जमाने में। फिर बिल क्लिंटन आए तो ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया, उन्होंने भी प्रेशर डाला इसी तरीके से। इजराइल ने फिर आपने जॉर्ज बुश के थ्रू प्रेशर डाला तो इन्होंने न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेस शुरू कर दी और अपने ऐसे वेपन्स बना लिए। अब अगर कोई कसर रह गई थी तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आके ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का सबक सिखा दिया। यानी मैं हिस्ट्री से इसलिए कनेक्ट किया है कि तमाम सुदूर को इजराइल ने हमेशा प्रेशर में डाला है कि आप ईरान को प्रेशर डालें, लेकिन बजाय ईरान प्रेशर को कम करने के हमेशा निकल आया उस प्रेशर से, ऑपोजिट हो गया जो उनको चाहते थे। तो अभी भी मेरा ख्याल ये है प्रेसिडेंट ट्रम्प डील करना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा कि नेतन्याहू इसको नहीं करने दे रहे। और वो जो उनकी ऑडियो लीक के जो कंटेंट लीक हुए हैं उसका भी मुझे यही मतलब लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बुनियादी तौर पे 2 सेगमेंट्स को टच कर रहे हैं। एक, उन्होंने उस परसेप्शन को नेगेट किया है जो ईरान के ज़हन में है कि ईरान समझता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के हाथ में कुछ नहीं है, सारा कुछ नेतन्याहू डिक्टेट करता है। ये उन्होंने मैसेज दिया ईरान को कि मैं नेतन्याहू को डांट भी सकता हूं और उसको शट अप कॉल दूसरे लफ्जों में दे सकता हूं, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने नेतन्याहू को एक्सपोज किया कि मैं अगर तुम मुझे इस तरह प्रेशर डालोगे तो मैं स्टैंड अलोन एक डील कर लूंगा और तुम्हें एक्सपोज करूंगा। तो आई थिंक आने वाले वक्तों में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो भी सीख लिया है वो शायद पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाए, लेकिन अगर इजराइल पर डिपेंडेंट रहे तो फिर वो उनको डील नहीं करने देगा। और जाहिर है शो स्पॉइलर के तौर पर वो करता रहेगा ऐसी चीजें या ऐसी हरकतें जिससे एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो, एक ट्रस्ट डेफिसिट मेंटेन रहे। जब तक इजराइल तो चाहता है कि जब तक ये न्यूक्लियर खास तौर पर सिर्फ न्यूक्लियर नहीं स्टैंड लोन, उसका बैलिस्टिक उससे भी ज्यादा खतरनाक लगता है इजराइल को। वो समझता है कि जब तक ये बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम अंडू नहीं करता,
न्यूक्लियर मेरा नहीं ख्याल इसराइल को उतना थ्रेट करता है जितना ये मिसाइल टेक्नोलॉजी उसको थ्रेट करती है। बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद महमूद और कमर और खालिद चिश्ती साहब की आपने गुफ्तगू सुनी जी। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शेर अफजल मरवत साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो सियासी इख्तलाफात हैं। जब भी कोई अहम मौका आता है जहाँ पे एक सियासी हिकमत अमली की ज़रूरत होती है, पार्टी खुद ही तकसीम नज़र आती है। बजट पर एहतजाज करना नहीं करना, इस पर भी हमने देखा कि बहुत जो है वो पार्टी के अंदर हलचल है, तनाव है। शेख वकास अकरम साहब जो हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पे कुछ इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। रीज़न्स क्या उन पर भी बात करेंगे। और क्या पार्टी जो है वो लीडरशिप से महरूम है या लीडरशिप जो है वो अहल नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब जो कि सीनियर सियासतदान हैं, रुकन कौमी असम्बली भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब का ताल्लुक है, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मरवत साहब, आपने हमें वक्त दिया। ज़ाहिर है इशू तो बार बार वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बात करते हुए सामने आता है कि यकसुई नहीं है, लीडर कौन है, लीडर कौन नहीं है, फ़ैसला कौन करता है, फ़ैसला कौन नहीं करता। ये जो ताज़ा तरीन लड़ाई हुई है इसमें आपके ख्याल में क्या हुआ? एहतजाज करना है, नहीं करना है? एहतजाज ना करने की वजूहात आपके ख्याल में क्या हैं, या कोई फ़ैसला था ही नहीं ऐसा, ये सिर्फ ज़बानी कलामी दावों की वजह से इतना कन्फ्यूजन फैल गया? देखिए मेरी पहले तो मदऊ करने के बहुत शुक्रिया तंजीला। दूसरी बात ये है कि ये ऐलानात जो है ना कि एहतजाज करना है, क्या करना है, किस तरह करना है, सियासी पार्टियों में ये फैसले होते हैं, इस पे मशावरत होती है और जिसके बाद अनाउंस होते हैं, जिसके बाद पाबंद होते हैं लोग कि वो इस पे अमल दरामद करें। यहाँ पे मसला ये है कि अगर कोई असेंबली के सामने खड़ा हो गया, उसने अपनी तहरीक अनाउंस कर दी, कोई अडियाला जेल के सामने खड़ा हो गया, उन्होंने अपनी कॉल दी। ये जो ताज़ा तरीन जो मसला है ना, एक बात तो ये है कि बजट पास तो होना है, आइन की रिक्वायरमेंट है, इसको रोक नहीं सकते हैं जी। तो लिहाजा अपनी ये कराई दी। इसके बाद जो है कल मेरे साथ एक प्रोग्राम में अमिन डोगर साहब बैठे थे, उन्होंने तीसरी ओपिनियन दी कि जी अभी इसका फैसला होना है। लिहाजा खिचड़ी सी बनी हुई है और इदराक ही नहीं है। अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का आपने जिक्र किया, चाहिए तो ये था कि पूरी पार्टी यकसुई के साथ गिलगित बल्तिस्तान ये तमाम एमएनएस को लेकर जाती। वहाँ 3-4 लोग गए और वहाँ गिलगित बल्तिस्तान की मकामी क़यादत को इन्होंने बेआसरा छोड़ा। वोट बैंक पीटीआई का बहुत ज्यादा है, तमाम सियासी कुव्वतों से ज्यादा है, लेकिन आपने देखा कि कोई उनको छतरी ही न मिली, कोई क़यादत ही न होने के बराबर थी। और यूं जो इलेक्शन का रिजल्ट है, अदरवाइज भी कुछ इन्होंने गफलत की, कुछ वो लोग जो स्पेस नहीं दे रहे हैं वो भी तुले हुए थे। जुनैद अकबर खान को वापस किया, यूं जिस दिन जुनैद अकबर खान को वापस किया गया उस दिन से इलेक्शन की फेयरनेस है, ट्रांसपेरेंसी उन पे तो सवालिया निशान लग चुका है। और 8 फरवरी 2024 के बाद पाकिस्तान के किसी कोने में भी इलेक्शन होंगे तो फेयर तो तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक कोई इमरानी मुआहदा सियासी कुव्वतों के माबेन इस पे हो ही ना। अब तो नून लीग और पीपल पार्टी जो है वो पावर पॉलिटिक्स कर रही है, तो लिहाजा उन्होंने हर हालत में सीटें जो हैं उनको तो देनी ही देनी है। और आने वाले दौर में यही हालत कश्मीर की भी होगी और मेरा ख्याल है इश्तिराक। लेकिन आपकी बात से जो मैं अखज़ कर रही हूँ कि अगर पार्टी जो है वो एक टाइम लाइन होती है ना, हमें कौन से वक्त पे क्या करना चाहिए, तो ये एक बड़ा मरकजी एक रोल होता है। तो आपके ख्याल में ये किरदार अदा करने के अहल नहीं है जो अभी क़यादत है? ज़ाहिर है खान साहब से उस तरह से मुलाकातें नहीं हो पा रही, राब्ता भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में एक सियासत का एक रवायत है ना सियासत करने की, तो ज़ाहिर है वो तो सारे लोग जानते ही हैं। तो ये कन्फ्यूजन क्यों है, इतना ज़्यादा हौच पौच क्यों है? नहीं है क़यादत जो है, आपको पीटीआई की क़यादत अपना हक मांग ही नहीं सकती है, जुर्रत ही नहीं कर सकती है, तो ना अहली पे तो मोहर सबत है। और खान साहब जो है उनको ये बावर कराया जा रहा है कि
ارتکاز طاقت تو آپ خود کے علاوہ کسی کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہ سونپے. اب خان سے ملاقاتیں جو ہیں وہ بھی نہیں ہو رہی ہیں، اور ان تمام چیزوں کا کسی برے وقت کے لیے کسی نے سوچا ہی نہیں تھا. خان کو چاہیے تھا کہ جب خان جیل گئے تو انہوں نے تمام اختیارات پارٹی کے سیاسی پارٹی کی قیادت کو دینے چاہیے تھے. گزشتہ 3 سال سے جو ہیں وہ تو فیصلے ادھر سے آتے ہیں، قیادت پیشاری سے نہ مشاورت ہوتی ہے نہ اعتماد میں لیا جاتا ہے. ابھی یہ دیکھیں پارلیمانی کمیٹیوں کے پاس سے مستعفی ہونے پہ پوری پارٹی سراپا احتجاج ہے، تمام ایم این اے جو ہیں سراپا احتجاج ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. بس کوئی آرڈر آ گیا ہے، جناب خان کا حکم ہے، اور اس کے بعد حکم کی تعمیل بجا لانے میں اور فوراً سے بجا لانے میں لوگ شروع ہو جاتے ہیں. تو جو شیخ وقاص اکرم صاحب اور سہیل آفریدی صاحب کے درمیان جو تنازع ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، جس طرح سے ایک دوسرے پہ انہوں نے بیان دیے ہیں ایک دوسرے کے خلاف؟ شیخ وقاص صاحب جو ہے نا وہ علیمہ خانم کی زبان بول رہا ہے، اور واضح طور پہ آپ کو نظر آیا ہوگا کہ کچھ مہینوں سے یا 1-1.5 مہینے سے محترمہ علیمہ خانم نے سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ بھی سینگے لڑائی ہوئی ہے، جس طرح سب کے ساتھ انہوں نے یہ رویہ رکھا ہوا ہے. تو لہذا شیخ وقاص صاحب جو ہیں وہ ان کی زبان بول رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سہیل صاحب جو ہیں وہ ایک مطلب اب ایک طرح سے مشترکہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے. اگر علیمہ بی بی جو ہے وہ کیا ان کے ساتھ نہیں ہے؟ وہ شیخ وقاص صاحب نے ایک بات تو صحیح کہی ہے نا، مشاورت تو کوئی نہیں ہے. سہیل آفریدی صاحب کو سوچنا چاہیے نا. پہلے انہوں نے اپنے تئیں وہ ملین مارچ کے لیے رجسٹریشن کی اناؤنسمنٹ کی، پارٹی کو اس میں اعتماد میں نہیں دیا گیا. ان کو چاہیے کہ ایسے سیاسی فیصلے اناؤنس کرتے ہوئے پولیٹیکل کمیٹی کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا کرے. اس حد تک شیخ وقاص صاحب کی بات درست ہے. لیکن جو عمران خان صاحب سے ظاہر ہے بجٹ کے حوالے سے بھی ایک ملاقات کے لیے درخواست وہ لے کے گئے عدالت میں، اور آپ کو پتہ ہے پہلے آپ خود بھی پیروی کرتے ہیں بہت سارے کیسز کی، عدالتوں میں بہت ساری ایسی درخواستیں موجود ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریلیف اس پہ ملے گا سہیل آفریدی صاحب کو؟ میرا خیال ہے عدالت سے تو فی الوقت ریلیف ملنا ممکن نہیں ہے، نہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ 6 ماہ سے عدالت نے، اسی عدالت سے میں نے یہ ریلیف لے کر دی تھی. یہ ملاقاتیں میں نے شروع کروائی تھی، سب کی، سیاستدانوں کی، وکلاء کی، فیملی کی، اور ہوتی رہی. اور جب بھی کوئی رکاوٹ ہوتی تھی پنجاب حکومت اعلامیہ جاری کرتی تھی جی اتنے عرصے کے لیے بند ہے، میں نے ان اعلامیوں کو بھی چیلنج کیا اور ہائی کورٹ نے سیٹسفائی کیا. لیکن 26ویں ترمیم کے بعد ہم عدلیہ سے محروم ہو چکے ہیں. تو آپ نے تو خیر پہلے ہی کہہ دیا، لیکن میں آپ سے پھر بھی جاننا چاہوں گی کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز میں ظاہر ہے جو کیمپین کرنے کے لیے تھوڑی بہت ایکٹیویٹی کی پی ٹی آئی نے، اس میں بہت انہوں نے شکوے کیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے. اتنا کافی ہے وہاں کے ووٹر کو اس بات پہ باور کرانا کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے؟ منصور تو تبھی دیں گے نا کہ کوئی پلیٹ فارم تو بنائیں. ابھی تک تو جب سے قاضی عیسیٰ کی مہربانی سے نشان بیٹھ کر گیا ہے، پارٹی جو ہے ڈی نوٹیفائی ہو چکی ہے. لہٰذا کوئی بی پارٹی بناتے، سی پارٹی بناتے، کوئی پلیٹ فارم تو ہوتا، اس پلیٹ فارم کے اندر ہی کوئی منشور ہو دیتے. آج کل تو منشور یہی ہے کہ خان کو رہا کرانا ہے، بلکہ رہائی سے بات اب آ گئی ہے ملاقات پہ. لہذا گلگت بلتستان میں یہ اگر یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جناب ملاقات ہم کروا کے دیں گے، تو اس سے ووٹر کی دلچسپی جو ہے حاصل ہونے سے تو رہی. لیکن اس تمام چیزوں کے باوجود ووٹر براہ راست جو ہیں عمران خان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، ان کے ساتھ ہمدردی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر گلگت بلتستان میں عمران خان کے نام پہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور آزادانہ الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کا راستہ کوئی پارٹی نہیں روک سکتی ہے. صحیح. مروت صاحب ایک آخری چیز جو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ظاہری بات ہے اس وقت جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ کے باہر احتجاج کرنے سے بہتر ہوگا کہ پارٹی ہوم ورک کرے، اپنا جو ایک حزب اختلاف کا کردار ہے وہ ادا کرے، ایک شیڈو بجٹ پیش کرے؟ کوئی اس طرح کی چیزیں، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پارٹی کیوں نہیں کرتی؟ بائیک آؤٹ تو سب سے آسان ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو قانون سازی ہوئی وہاں پہ بھی بائیک آؤٹ کرنے پہ لوگوں نے پھر الزام دیا کہ آپ نے تو ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا اس پورے پروسیس کو. 3 سالوں سے پارٹی کیا خاک اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے؟
3 सालों से जो है आपस में एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, एक दूसरे को गिरा रहे हैं। हर हफ्ते कोई नई जोड़ी निकल आती है और पब्लिक में बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं। ये शेडो कैबिनेट, अब बजट में जो है कोई रिकमेंडेशन या एहतजाज, ये होने से रहा। इनमें से कुछ न बजट क्या पार्लियामान के सामने एहतजाज होगा, न बजट में हो सकता है बजट की कॉपियां पाड़ दें जो हर साल ये पाड़ते हैं। इससे ज्यादा कोई पेशरफ मुझे नजर नहीं आ रही। तो ये ऐसे ही चलेगा, यही सब कुछ होता रहेगा, कब तक होता रहेगा? जब तक ठोस के नाखून न लिए जाए। जी बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी है। जी आज से प्रोग्राम के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।